हेलो दोस्तों, सफ़र कहानियों में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, ढाबे पर काम करने वाला मयंक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगे। कच्ची सड़क के किनारे बना वो छोटा सा ढाबा, जहाँ लकड़ी की बेंचें थी, धातु की परत चढ़ी टेढ़ी मेढ़ी मेजें और दीवारों पर चाय और सब्जी की पुरानी दागदार छींटें थी। वहीं कहीं कोने में काम करता था मयंक। उम्र होगी 17-18 की, पर चेहरा किसी 30 साल के आदमी सा थका हो। आंखों में सपने कम, धुआं ज्यादा दिखता था। सुबह 4 बजे उठकर दूध वाले से दूध लेना, फिर आटे में पानी डालकर गूंथना, चूल्हे की लकड़ियों को जलाना, बर्तन धोना और दिन भर ग्राहकों की अबे ओ चोरे जैसी आवाजों पर दौड़। यही था मयंक का जीवन। उस ढाबे का नाम था शिव शांति भोजनालय, पर उसमें न शिव का तेज था न शांति का एहसास। बस एक संजीव नाम का मालिक था, जिसकी आंखों में हमेशा हिसाब किताब चलता रहता। मयंक, टेबल नंबर 3 पे दाल चावल भेज जल्दी, और हाँ, दाल पतली मत करना वरना वापस भेज दूंगा। मयंक सिर झुकाए बिना जवाब दिए दौड़ पड़ता। उसकी चुप्पी में आदर नहीं, विवशता थी। सवाल पूछने की उम्र वो छोड़ चुका था। जब वो 11 साल का था, माँ चल बसी थी कैंसर से, और पिता नहीं, उस शब्द से ही नफरत थी उसे। जो आदमी अपनी बीवी के मरने के बाद बेटे को रिश्तेदारों पर टिका दे और खुद कहीं शराब के गड्ढे में गुम हो जाए, वो पिता नहीं होता। 6 साल पहले चाचा ने मयंक को इस ढाबे पर छोड़ा था। कुछ सीख जाएगा, रोटी तो मिल जाएगी। बस तभी से मयंक यही था। स्कूल क्या होता है, ये अब बस उन बच्चों को देखकर समझता था जो स्कूल यूनिफॉर्म में रोज सामने से हंसते हुए निकलते। ढाबे पर आने वाले ग्राहक उसे नाम से नहीं, काम से पहचानते थे। कोई छोटू कहता, कोई ओ लड़के, पर उसके अंदर अब नाम की जरूरत भी कहाँ थी। लेकिन मयंक के भीतर कहीं एक कोना था जो अब भी जिंदा था। रात को जब सो जाते तो वो खाली बेंच पर बैठकर आसमान को देखता। उसे तारों से बात करनी आती थी, उनमें उसे माँ की झलक दिखती थी। उसकी माँ हमेशा कहती थी, मयंक तू कुछ बड़ा करेगा बेटा, तू मेरी आंखों का तारा है। रात को जब सब ढाबे वाले सो जाते थे, तब मयंक अक्सर एक कोने में बैठकर माँ से बातें करता। वो तारों की ओर देखकर धीरे से कहता, माँ आज मैंने रोटियां जलाई नहीं। पर संजीव भैया ने फिर भी डांट दिया, तुम होती तो क्या कहती। उसकी आवाज उस ठंडी हवा में धीरे धीरे घुल जाती। पास ही भौंकते कुत्ते और कभी कभी रेल की आवाज उसके शब्दों को निगल जाती। एक दिन ढाबे पर एक औरत आई। उम्र होगी 40 के आसपास। साड़ी पहने, थकी आंखों के साथ, लेकिन चाल में ठहराव था। मयंक ने उन्हें पीने के लिए पानी दिया, और जैसे उसने झुककर पूछा, क्या दूं मैडम, वो ठिठक गई। तुम्हारा नाम क्या है बेटा, उसने पूछा। मयंक, वो बोला। औरत ने उसकी आंखों में कुछ ढूंढने की कोशिश की। कितनी उम्र है तुम्हारी। शायद 17 या 18, पता नहीं। मयंक ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उस मुस्कान में कुछ बिखर गया। औरत ने चुपचाप 2 थालियां मंगवाई। एक उसने खुद खाई, दूसरी उसने मयंक के सामने रख दी। बैठो मेरे साथ, खाओ। मयंक चौंक गया। कभी किसी ग्राहक ने उसे इंसान नहीं समझा था, खाना खिलाना तो दूर की बात। नहीं मैडम, मैं कर्मचारी हूँ। बेटा, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ, तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, बैठो ना। ये सब ढाबे का मालिक देख रहा था और मयंक की तरफ बैठने का इशारा किया। औरत ने उसकी ओर थाली बढ़ाते हुए कहा,
नाम है मेरा सुधा। कभी एक बेटा था मेरा, मुझसे बिछुड़ गया 8 साल पहले। उसका नाम भी मयंक था। मयंक की उंगलियां कांपने लगी। उसने ध्यान से उस औरत की आंखों को देखा। उन आंखों में एक जाना पहचाना दुख था, ठीक वैसा ही जैसा उसे हर रात अपने सपनों में दिखता था। आप क्या कह रही हैं? उसकी आवाज हकलाने लगी। सुधा की आंखों में आंसू थे। उसका बाप मेरा पति शराबी था। एक दिन मयंक को गुस्से में पीट दिया और घर से निकाल दिया। उसके बाद मैं कभी अपने बेटे को देख नहीं पाई। ढाबे की भीड़ जैसे ठहर गई थी। समय ने सांस लेना बंद कर दिया था। आपका बेटा? उसके माथे पर छोटा सा तिल था। मयंक की आवाज टूट रही थी। सुधा की आंखें फैल गईं। हाँ, बाएं तरफ। तुम्हें कैसे पता? मयंक ने धीरे से टोपी उठाई और माथा दिखाया। एक छोटा सा तिल। और फिर वो दोनों बस एक दूसरे को देखते रह गए। फिर सुधा उठी, मयंक को गले से लगाया और जोर जोर से रोने लगी। माँ, तुम वापस आ गई। मयंक फपक पड़ा। वो क्षण मानो कोई कविता बन गया था। सुधा अगले दिन आई, फिर अगले दिन भी। अब वो मयंक को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन संजीव ने मुंह चढ़ाया। इतने सालों से काम कर रहा है मेरे यहाँ, ऐसे कैसे जाने दूं? इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। मयंक कुछ नहीं बोला। वो वापस उसी चूल्हे के पास गया, आटा गूंथा और तवा जलाया। लेकिन उस दिन रोटियां जल गईं और आंसू भी झुलस गए। रात को सुधा ढाबे के पीछे आई। मयंक से बोली, बेटा चल मेरे साथ, तू अब अकेला नहीं है। लेकिन मयंक ने सिर हिलाया। माँ, मैं तेरे साथ चलूंगा, पर पहले मुझे एक काम पूरा करना है। यहाँ जो बच्चे आते हैं जो मेरी तरह छोटू हैं, मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। यहाँ से जाना आसान है, पर कुछ छोड़ जाना जरूरी है। सुधा को अपने बेटे पर गर्व हुआ। अगले कुछ हफ्तों में मयंक ने ढाबे के पास एक छोटा सा कोना तैयार किया। एक स्लेट, कुछ किताबें और प्लास्टिक की कुर्सी। उसने वहां बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वो जो दिन भर पानी लाते, जूठे बर्तन धोते, वो जो सपनों को देखने की हिम्मत खो चुके थे। उस जगह का नाम रखा तारों की पाठशाला। अब मयंक हर सुबह ढाबे पर काम करता और शाम को बच्चों को पढ़ाता। धीरे धीरे पास पास के लोग भी जुड़ने लगे। किसी ने पंखा दान किया, किसी ने किताबें। सुधा ने नगर निगम से संपर्क किया और मयंक को पहचान दिलाई। उसने फिर से पढ़ाई शुरू की और साथ ही साथ दूसरों को भी सिखाने लगा। एक दिन मीडिया वालों की नजर पड़ी। ढाबे का छोरा बना बच्चों का गुरु, इस शीर्षक से उसका चेहरा अखबारों में छप गया। संजीव को समझ आया कि जो लड़का वो छोटू कहता था, वो दरअसल रोशनी की मिसाल था। 5 साल बाद अब मयंक एक NGO चलाता है, माँ की मुस्कान, जो गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए काम करता है। सुधा अब उसकी माँ बन चुकी है और मयंक अब सिर्फ एक नाम ही नहीं, एक मिसाल है। उसने कभी एक तस्वीर नहीं उतारी, पर उसका हर दिन अब एक कहानी। हर उस बच्चे में उसे अपना ही अक्स दिखता है, जो कभी छोटू कहलाता था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, मयंक ने अपनी माँ से कहा, माँ, आज आखिरी बार मैं वो रोटी बना रहा हूँ जो उस ढाबे पर बनाता था। सुधा मुस्कुराई। फिर हर बच्चे को सपना परोसूंगा, जैसे माँ अपने बच्चों को रोटी देती है। अब रसोई से फिर से महक आई, इस बार आटे की नहीं, उम्मीदों की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।